अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं ज़ुल्यूबी। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज टैक्सेस पर मबनी होता है। जितने ज़्यादा टैक्स जमा होंगे, मुल्क की तरक्की और आवाम की खुशहाली में इजाफा करेंगे। और जो मुल्क से टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं उनको दो मेन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। पाकिस्तान में इनकी शरह क्या है और किसी भी मुल्क की जीडीपी में इसकी क्या शरह होती है, और किसी मुल्क की तरक्की का राज डायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है या इनडायरेक्ट टैक्सेस पर, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा, सागदार साहब वज़ीर ख़जाना का हलफ उठा चुके हैं। हमारी इकॉनमी में क्या तब्दीली आने वाली है और क्या बेहतरी आएगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। मैं अपना प्रोग्राम का आगाज़ आसम साहब आपसे करना चाहूँगा। आप ये बताइएगा कि जो FBR अपने टारगेट को, जो टैक्स अहदाफ हैं, उनको दो हिस्सों में तकसीम करता है, मेन हिस्सों में, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आप क्या समझते हैं इनकी शरह क्या होती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस की ज़्यादा होती है या डायरेक्ट टैक्सेस? पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो टैक्स पेयर बज़ाते खुद जो है उसकी इनकम पे लगते हैं और वो बज़ाते खुद पे करते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट बुनियादी फ़र्क टैक्सेस ये है, जो इनकम बुनियादी पे फ़र्क दिया ये है। जाता है वो डायरेक्ट टैक्सेस। जी। जी जी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू एंड कंज्यूमर। ठीक है। आप वो बाय प्रोडक्ट्स या बाय सर्विस अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर तक शिफ्ट होते हैं, और एंड कंज्यूमर बाय पेइंग द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट और दैट सर्विस वो पे करता है। ठीक है। अगेन वो ट्रैवल बैक करते हैं मैन्युफैक्चरर तक और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में। ठीक है। जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे इम्पोज किया जाता है वही डायरेक्टली पे करता है। फॉर एग्जांपल कि मेरी सैलरी पे अगर कोई टैक्स लगता है तो मैं ही डायरेक्टली गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पे कर रहा हूँ। जी तो ये बुनियादी फ़र्क इन दोनों में ये है। जहाँ तक आपका सवाल है कि इसकी जो शरह है वो हमारे यहाँ जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो 19.6% रही है, जो कि पिछली 19। 19.6% 2021 और 22 में। ठीक है। उससे पीछे 18% थी, उससे पीछे भी काफ़ी कम थी ड्यू टू कोविड, बट अल्टीमेटली हमने 20 और 21 में इसको रिकवर किया, जो कि अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2022-23 में ये 20% से क्रॉस करेगी। अब इसकी फर्दर आगे कॉम्पोजिशंस हैं, लाइक डायरेक्ट टैक्सेस की अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की अलग है। अगर मैं दोनों के दरमियान रेशो या तनासब की बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का तनासब जो है वो 60 to 70% है हमारी इकोनॉमी के अंदर। जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अराउंड 30-35% के करीब है। सो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर सेल्स टैक्स ही खाली शामिल नहीं है, इसके अंदर एफईडी और कस्टम्स ड्यूटी भी होती है, ठीक है। जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इंपोर्ट स्टेज पे लगती है, और एफईडी भी इंपोर्ट स्टेज पे भी लगती है, सब्सिक्वेंटली भी एक्साइजेबल गुड्स भी होती हैं, एक्साइजेबल सर्विसेज भी होती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर काइंड्स ऑफ टैक्सेस भी ज़्यादा है और उनकी इसलिए परसेंटेज भी ज़्यादा है। ठीक है। और अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स वर्सेस सेल्स टैक्स का कंपैरिजन करूं तो ये आप कह सकते हैं कि ये 55-45 की रेशो होती है। ठीक है, यानी कि इनकम टैक्स जो होगा वो 45% होगा और सेल्स टैक्स 55% आउट ऑफ 100। यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिर्फ इनकम पे जो टैक्स वसूल किया जाए तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और सेल टैक्स की सूरत में भी कोई डायरेक्ट टैक्स वसूल किए जाते नहीं, हैं? ऐसा नहीं होता। सेल्स टैक्स की सूरत में कोई डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता, ये लेवीज होती हैं जो इस दफ़ा आपको पता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में आती हैं, और वो लेवी है जैसे पेट्रोलियम लेवी 750 मिलियन की इस दफ़ा प्लान हुई है, नेक्स्ट ईयर में उससे भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया एंड कंज्यूमर पे। सो वो आप उसको सेल्स टैक्स नहीं कह सकते, वो लेवी है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। ठीक बट है। सेल्स टैक्स की रिजीम के अंदर, सेल्स टैक्स की स्कीम के अंदर कोई इस तरह से डायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते। ये बेसिकली एक वैट सिस्टम है जो अल्टीमेटली शिफ्ट करता है बर्डन एंड कंज्यूमर तक, जो उस फाइनली उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को अल्टीमेटली कंज्यूम करता है। अच्छा, वैसे इनकम टैक्स का जितना खौफ है मुल्क में, इनकम टैक्स ऑफिसर हों, इनकम टैक्स का कानून हो, इनकम टैक्स का ऑफिसेज हों, इनका खौफ बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना आप बता रहे हैं शरह इसकी ना होने के बराबर है। देखिए, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। खौफ इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ लॉ से रिलेटेड आगाही नहीं है। जी। जितनी किसी चीज़ में अनसर्टेनिटी होगी और जितना किसी चीज़ के अंदर एक कार्टन पाया जाएगा, एक समझ लें कि जो टैक्स पेयर है उसको इसका इतना नॉलेज नहीं है कि मेरे से रिलेटेड टैक्सेस क्या हैं और लॉस क्या हैं और मैंने इसको पे कैसे करना है, क्योंकि टैक्स सिस्टम कॉम्प्लेक्स है और टैक्स प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स हैं और ज़्यादातर मैनुअली बेस है, ऑटोमाइज आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं। सो दैट्स वाई एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा है, हम्म। और कीपिंग इन व्यू दैट एक्सप्लॉयटेशन इसलिए फियर भी ज़्यादा है। अच्छा, और ये डायरेक्ट टैक्सेस सिर्फ अमीरों से वसूल किया जाता है या कोई गरीब भी इसके निरखे में आ जाते हैं? देखें, आई वुड से कि डायरेक्ट टैक्सेस के पीछे बेसिक जो डॉक्ट्राइन है वो है इक्विटी। ठीक है। इक्विटी से जस्ट एंड इक्विटी। फॉर एग्जांपल के ये बेसिकली प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, जो जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा वो टैक्स पे करेगा। ठीक है।
बट द थिंग इज़ कि हमारे यहाँ बिकॉज टैक्स पे करने का उस तरह से जेस्चर नहीं है और एक ट्रेंड भी नहीं है, सो हम लोग ये देखा ही गया कि हम लोग अपनी इनकम को भी मैनेज करने जी जी। की कोशिश करते हैं कि इनकम को लोअर साइड पे रखें, एक्सपेंसेस बिकॉज हमें अलाउड हैं कि अपनी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस कर लें, अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर लें, फिर नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस दे दें। तो हम लोग उसको कंसील कर जाते हैं और फिर अल्टीमेटली लॉस रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज सेल्फ असेसमेंट है और देर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न और फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोसीडिंग। किसी भी मुल्क की तरक्की का जो राज है वाकई डायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है। आई वुड से यस। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सारे का सारा निज़ाम जो है ये अल्टीमेटली बर्डन सारा शिफ्ट करता है एंड कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है। और एंड कंज्यूमर जो है वो सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो चीज़ें उनका है। ठीक है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस सारे टैक्स को शिफ्ट करते हैं, उनको अगर आपने टैक्स करना है तो वो डायरेक्ट टैक्सेस का टूल है। जैसे कि मैंने बताया कि जस्ट एंड इक्विटी की बेस पे होना चाहिए, जिसका जितना रेवेन्यू, जिसकी जितनी इनकम, उसके ऊपर उतना टैक्स, ठीक है। बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरह उसमें कोई डिफ्रेंसीशन नहीं है कि अगर एक शख्स जो बहुत गरीब है, बिलो द बॉटम लाइन रह रहा है और उसकी इतनी इनकम नहीं है, ही इज़ ऑल्सो गिविंग टैक्सेस थ्रू नॉर्मल डे कमोडिटीज़। अच्छा आसम साहब, इस जो ये बजट था 2022 और 23 का, इसमें इसकी डायरेक्ट टैक्सेस की शरह क्या रखी गई थी? देखिए, बजट 2022 और 23 में जो डायरेक्ट टैक्सेस की मद में रखा गया था 2400 अरब, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए इवन सेल्स टैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो 2700 अरब तक उसको बढ़ाया गया। यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस की फिर भी शरह नीचे है। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है, बट आप देखेंगे ओवर द पीरियड जो है इसको कोई। अच्छा आसम साहब, जिस तरह टैक्स अहदाफ हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं इनकम टैक्स गोशवारे हैं, उनमें 96% गोशवारे हैं, उनमें सिर्फ 5% टैक्स वसूल किया जाता है, और जो 4% टैक्सेज हैं उनसे 95% टैक्स वसूल किया जाता है। जी ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जो 96% पीपल है, मैंने आपको बताया कि वो नेट प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए फिर एफबीआर अगर ने। अगर वो 4% जो लोग टैक्स देते हैं, तो फिर इनकम टैक्स तो ज़्यादा फिर उधर से आता है। नहीं, देखिए, वो 4% जो आप बात कर रहे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपोर्टर्स एंड सैलरीड क्लास। और जी जी। सैलरीड क्लास के केस में ये है कि ये इनकी एट सोर्स विद होल्डिंग होती है अंडर सेक्शन 149। अच्छा, एक्सपोर्टर से मुझे याद आया, ब्रेक से जाने से पहले आसम साहब एक तरफ आपकी तरफ सवाल छोड़ रहा हूँ। एक्सपोर्टर के लिए जो बिजली के बिलों में रियायत जी, हुकूमत आज ने जो दी हुई उसको थी, विड्रॉ वो कर मैं लिया। सुना खत्म कर दी गई है, जी वो ऐसे क्या ही। मामला? लेकिन देखिए, न्यूज़ ऑफ द डे है ये, बेसिकली अभी सेकेंड ऑफ द डे में ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें जो नॉर्मल टैरिफ थे, जो सब्सिडाइज टैरिफ था एक्सपोर्टर्स के लिए, उसको विड्रॉ कर लिया गया। और अब एक्सपोर्टर्स के लिए भी मज़ीद इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई सब्सिडी मौजूद नहीं है। अच्छा, जिस तरह अब आवाम सरापा एहतजाज है, अभी तो FPI जो फ्यूल एडजस्टमेंट है उसको भी हुकूमत ने वक्ती तौर पर ख़त्म किया है, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम पे जितनी बिजली बिल आए हैं उससे पूरी अवाम ही परेशान है। अगर ये एक्सपोर्टर के भी बिजली रिलीफ ख़त्म कर दिया गया तो फिर मुल्क में क्या होगा? इंडस्ट्री चल पाएगी? क्या होगा फिर? देखिए, इंडस्ट्री तो ऑलरेडी एक प्रेशर के अंदर है। उसकी रीज़न ये है कि बेशक वो एक्सपोर्टर है, बट उसने जो एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट बनानी है उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स चाहिए वो इम्पोर्टेड है। सो इवन कि एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल्स आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट बिल अभी आपके सामने इंपोर्ट के ऊपर बैन है। सो वी गेम टू नो कि 3-3 महीने और 4-4 महीने तकरीबन हो गए हैं, स्टेट बैंक ने अभी तक उसके डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ नहीं किए। वो लोग जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी शिपमेंट्स लगी हुई हैं, उनके LC के डॉक्यूमेंट अभी क्लियरिंग में पड़े हुए हैं। यही ना हो ड्यू जाए टू वैसे ना सेक्शन। आसम साहब, पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाए, कारखानों में लोग आ जाएं, गोदामों पे आ जाएं, बाहर से चीज़ों इंपोर्ट करें और बेच लें और अपना खर्चा निकालें, देखिए, डबल कीमत अदा करें। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हो रहा है कि अच्छी खासी फ्लरिश करती हुई इंडस्ट्री एकदम प्रेशर में आई है ड्यू टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। बट यू नो कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक स्टेप लिया, और आई होप सो कि ये स्टेप एक बेशकीमा साबित हो, एक आइंदा के लिए एक अच्छी इसाक डार साहब कुछ अच्छी पॉलिसीज़ लेके आए। जो इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। आर्टिफिशियल मैनेजमेंट ऑफ इकॉनमी में वो इसहाकडार साहब बड़े माहिर हैं। आपको समझता है ये मौजूदा हालात में वो मसनूई तरीके से संभाल पाएंगे कुछ? देखिए, किसी भी फाइनेंशियल मैनेजर की अगर बात की जाए तो
जो एक पर्सन जो बेटर नेगोशिएट कर सके और बेटर मैनेज कर सके चीज़ों को, वो हमेशा प्रेफर किया जाता है। सो फॉर्चुनेटली उनके पास ये स्किल्स मौजूद है, और वो बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस टू ऑपरेट दिस इकोनॉमी, और उनके पास वो टूल्स एंड टेक्निक्स वो जानते हैं जिस तरह से कुछ एडजस्टमेंट्स करके किसी तरीके से इसको वापस ट्रैक ये पे लाया जा सकता है। जो डॉलर की उड़ान थी जिसमें इस माफिया सट्टाबाजी में इस्तेमाल माफिया कर रहा था, उस माफिया को जानते होंगे, इसी वजह से ये डॉलर 2-4 दिन में नीचे आया है। देखिए, आई थिंक सो कि ये इसहाक डार साहब से ज़्यादा इट्स मोर ऑफ अ रेगुलेटर्स वर्क। जी। लाइक एसपीपी हैज़ टेकन सम स्टेप्स जिसमें उन्होंने इस तरह के कुछ जो माफिया पीपल हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया है। सो मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब से इसको लिंक नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। जो डॉलर की प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन है, दिस इज़ मेयरली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम। जी जी। सो डार साहब के आने से एक ओवरऑल परसेप्शन तो बेहतर हो सकती है कि मार्केट में एक ट्रस्ट का एलिमेंट आ गया और अचानक से उसके अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में दिख रही है। बट जो करेंसी की फ्लक्चुएशन है, दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर। सो इसको उसके साथ लिंक करना मेरे ख्याल से थोड़ी एक ना इर्राशनल चीज़ होगी। जब टैक्स अहदाफ को जब हम पूरा करते हैं, बिहार की मशीनरी उसको पूरा करती है, वो भी जब ही टैक्स अहदाफ पूरे होते हैं जब बिज़नेस एक्टिविटी हो। जब मुल्क में बिज़नेस एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर अहदाफ भी तो पूरे करने मुश्किल हो जाएंगे। जिस तरह बिजली के बिलों में ज़्यादा महंगी बिजली करती गई है, अब तो किसान भी सरापा एहतजाज है, सड़कों पर बैठे हैं, तो उनकी भी कमर्शियल कर दी गई है। वो स्टेप बाय स्टेप इतनी महंगी बिजली होती जा रही है, तो फिर सर्वाइवल जी, किस तरह है? अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो बिजनेस की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ है, जो डूइंग जो कॉस्ट बिजनेस ऑफ की है। डूइंग बिजनेस इस वक्त बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। सो देखिए, एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि बिजनेसमैन जो है वो अल्टीमेटली उसके पास क्या ऑप्शंस होती हैं। अल्टीमेटली उसके पास ऑप्शंस होती हैं कि अपनी प्रोडक्ट प्राइसिंग एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें मोनोपोलीज नहीं है, जिसमें एक प्योर कंपटीशन है, तो उसमें वो लोग एक मिक्स अप्रोच के साथ चलते हैं कि कुछ जो प्राइस इंक्रीज़ है वो शिफ्ट कर दी बर्डन, और कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर दी। सो आई थिंक सो कि बिजनेसमैन इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी में मिक्स अप्रोच के साथ ही चलेंगे, बजाय इसके कि ऑलरेडी जो प्रेशराइज हुई हुई है आवाम, उसके ऊपर सारा प्रेशर ट्रांसफ़र करें। तो क्यों बिजनेसमैन को तो जिधर रेट पीछे से बढ़ता है उसने रेट बढ़ा देना है, उसको तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा आम आवाम को। जी, होप सो कि देखिए बेस्ट अप्रोच तो ये है, अगर देखिए बहरहाल इस मुल्क में सर्वाइव करना है, सो मेरे ख्याल से ये है कि कुछ अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस करें और कुछ आवाम की तरफ ट्रांसफ़र करें, बजाय रिलीफ कि अपनी। सागदार साहब रिलीफ दे सकते हैं। आई थिंक सो ही जितना हैज़। हमारा पेट्रोल की देखिए, कीमतें मैं अब आपको एक आलमी चीज़। सतह पर 78 बैरल पे हैं, $78 फी बैरल पे है। और लेकिन जब 125 बैरल पे डॉलर वो बैरल था $125 पे, जब यहाँ कीमत 150 थी, और देखिए, अब 78 पे है, तो अब कीमत 250 पे है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कमिट कर चुके हैं आईएमएफ को कि ये हम लोग अहदाफ पूरे करेंगे, और उसमें जो अहदाफ हमने कमिट किए हैं उसमें टैक्स और नॉन टैक्स वो तो रेवेन्यू दोनों पाकिस्तान शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के ऊपर नज़ला डाला जाता है। उन्होंने जो वो शर्त उन्होंने रखी थी, माहदे किए, तो उसकी वजह से हम ये सारा उल्टी गंगा बह रही है, महंगाई हो रही है। लेकिन आसम साहब देखा जाए तो टैक्स टारगेट पूरे करना ही वो उसकी शराइत होती है ना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो टारगेट थे वो तो 5,829 अरब के थे, जबकि टारगेट उन्होंने इंक्रीज़ किया 6,150 अरब रुपये इकट्ठा किया। 52 बिलियन फिर से तो एक्सेस फिर कर मुआहदा दिया। कहाँ से ख़राब हुआ? फिर मुआहदा किस तरह ख़राब हो गया? देखिए, एक है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जी जी। एक है फिगरेटिव रियलिटी। जी जी। आई थिंक सो कि वी मस्ट रिलाई ऑन फिगर्स। आप देखिए, उसमें उनको एक बेनिफिट भी रहा, उनको एक शोल्डर मिल गया कि कोविड था, बट इवन ड्यू टू कोविड एज वेल जी जी। उन्होंने अपने लास्ट ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 52 बिलियन से एक्सेस में गए अपने टारगेटेड रेवेन्यू से। बट जो नेक्स्ट ईयर था 2023, उसका जो लास्ट क्वार्टर था, यानी कि अप्रैल से जून वाला, उसमें परफॉर्मेंस इतनी पाकिस्तान के में एफबीआर की उस तरह से अच्छी नहीं रही। अब 2023 जो है वो अगेन एक प्रेशर ईयर है, उसमें 7,000 प्लस का टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना है। 7,450 अरब रुपए का। लेकिन जितनी इम्पोर्ट होती जा रही है, जितना डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, उतनी फीसद से तो पूरा हो जाएगा। जी, एग्जैक्टली बिजनेस एक्टिविटी से हो ना हो, इम्पोर्ट से तो पूरा हो सकता है वो। एग्जैक्टली आई थिंक सो, क्योंकि अभी एफबीआर ने मज़ीद कुछ टैक्सेस भी इम्पोज किए हैं। जैसे आप देखिएगा कि सुपर टैक्स है ऑन हाई इनकम पर्सनस, जो कि जिसकी मैक्सिमम जो स्लैब है वो 4% है।
और 300 मिलियन से जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा उसको एडिशनली 7 ही उन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है। ऑल्दो दैट इज़ अंडर लिटिगेशन बट जी, इमूवेबल पार्टी है, जो वो प्रॉपर्टी है, गैर मनकुला जायदाद, उस पर टैक्स वसूल किया जाएगा। वैसे ये तो सूबों में वो टैक्स बनता है। देखिए जो डीम रेंटल इनकम है वो लिटिगेशन में है, सुपर टैक्स तो बहरहाल देना पड़ेगा। सुपर टैक्स तो उन्होंने 2022 से वैसे आसम साहब, हमने 75 साल में देखा जाए तो हमारे एफबीआई की पूरी मशीनरी ने या हुकूमत की परफॉर्मेंस ने 75 साल में टैक्सेस एक वाहद कमाई है, आमदन है, जिससे मुल्क सर्वाइव करता है। तो हम कहाँ तक कौन से टैक्स पे फोकस करके बेहतरी की तरफ जा सकें, या आज भी हम 80% विद होल्डिंग के ज़रिए टैक्स वसूल कर रहे हैं, एडवांस के ज़रिए वसूल कर रहे हैं, एडवांस को निकाल दिया जाए, इनको निकाल दिया जाए, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहाँ खड़ी है एफबीआर की, और फिर हम कहाँ खड़े हैं? मेरी ओपिनियन ये है कि इसमें हम लोगों को डायरेक्ट टैक्सेस पे फोकस करना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान में जो इनकम पर टैक्स देने वाले कितने लोग होंगे आपके उसको अंदाजे बढ़ाना मुताबिक? चाहिए। देखिए उसको मैं बढ़ाने की 2% जरूरत भी नहीं होंगे। देखिए उसके परसेंटेज हालांकि में आप ना 10% अशराफिया है जो मुल्क मैं की आपको जो ये बताना जी, चाह रहा हूँ कि उसकी उसकी परसेंटेज पे आप ना जाएं। बेसिकली वो जो हाई अर्न क्लास है जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, बेशक उसकी परसेंटेज कम है, दे आर लेस इन नंबर्स, दे आर लेस इन परसेंटेज, बट दे आर अर्निंग मोर। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यही है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए। दिस इज़ इक्विटी। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो बेस करता है वो इक्विटी पे बेस करता है, और हमें इसको ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए बजाय कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसका अल्टीमेटली बर्डन जो है गरीब पे इनडायरेक्ट शिफ्ट होता टैक्सेस का तमाम बोझ तो आम कंज्यूमर पर, आम शख्स पर, आम गरीब के ऊपर पड़ता है। डायरेक्ट टैक्सेस का भी कोई बोझ पड़ता है? है। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस का एज सच उन पे बोझ नहीं पड़ता, हर शख्स अपना टैक्स पे करता है। लाइक अगर एक XYZ कंपनी है, उसने 100 मिलियन का प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर 29% या 1.25% ऑफ टर्नओवर जो है वो टैक्स देगी, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि इसकी मॉनिटरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है बिकॉज राइट नाउ हम लोग एक सेल्फ असेसमेंट स्कीम के ज़रिए चलते हैं जिसमें कंपनीज अपना रेवेन्यू खुद डिटरमिन करती हैं, अपना प्रॉफिट खुद डिटरमिन करती हैं, जी जी। और उसके ऊपर एट फर्स्ट स्टेप वो टैक्स दे देती हैं, जिसकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट लेटर ऑन जाके होती है जिसमें एक टाइम गैप है। तो आई थिंक सो कि जो रेवेन्यू की असेसमेंट और उसकी प्रॉफिट की असेसमेंट, उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट को क्वार्टरली बेस पे करनी चाहिए, इसको ऑटोमाइज़ करना चाहिए। देन गवर्नमेंट जाकर डायरेक्ट टैक्सेस का टारगेट जो है वो अचीव कर पाएगी, डायरेक्ट टैक्सेस से जो रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ कर पाएगी, और इसका नंबर बेशक कम हो लेकिन इससे जो फिगर टैक्सेस की आएगी वो ज़्यादा फिगर आएगी बनिस्बत इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आप सही कह रहे हैं आसम साहब। अगर डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस कर लिया जाए, मशीनरी को उसी के ऊपर लगाया जाए, इसको इन लोगों को आप टैक्स नेट में लाएं, तो आप क्या समझते हैं गोशवारों की तादाद कहाँ चली जाएगी? देखिए गोशवारों की तादाद तो टैक्स बेस, ऑब्वियसली टैक्स बेस अगर बढ़ेगी तो गोशवारों की तादाद भी बढ़ेगी और फिर रेवेन्यू भी उस हिसाब से बढ़ेगा। बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस के गोशवारों की तादाद बढ़ाना मकसद नहीं है, टैक्स बेस को बढ़ाना मकसद टैक्स बेस को और टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना मकसद है। देखिए तो वो तमाम डायरेक्ट टैक्सेस लाइक लग्जरी गाड़ियों पे, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, विलास के ऊपर, फिर जो हाई प्रॉफिट कंपनीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसको मॉनिटर करना चाहिए, और बजाय के जो डिलेड असेसमेंट है, जो पहले असेसमेंट दैन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, इसकी बजाय उनको क्वार्टरली मॉनिटरिंग पर लिखें ताकि उनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो डिक्लेयर हों क्वार्टरली बेसिस पे, और ताकि गवर्नमेंट जो है उसको मॉनिटर करके रियल टैक्स ऑन एनुअलाइज बेसिस ले सके। अच्छा असम साहब, जितने भी हम दायराकार देखते हैं हर बजट में कवानीन को आगे पीछे किया जाता है। सब सेक्शन को बदल दिया, दूसरे सेक्शन को बदल दिया, आगे पीछे कर दिया, किसी पर हटा दिया, किसी पर लगा दिया टैक्स। हर बजट में मौजूदा टैक्स पेयर ही टारगेट होते हैं। वो कभी डायरेक्ट टैक्सेस को भी फोकस किया है बजट में? जी ऐसा ही है। देखिए कॉस्मेटिक चेंजेस हमारे यहाँ डेफिनेटली पिछले काफ़ी सारे बजट में कॉस्मेटिक चेंजेस करते आए हैं, और उस तरह से प्रॉपर एनालिसिस की बेस पे सोसाइटी की और कम्युनिटी के एनालिसिस की बेस पे टैक्सेस को इम्पोज नहीं किया जाता। कॉस्मेटिक चेंजेस और उसमें कुछ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का इम्पैक्ट भी आता रहा है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में कितना स्पेस है डायरेक्ट टैक्स का? आपका अंदाजा आई थिंक आप सो बहुत ज़्यादा टैक्स को पोटेंशियल बहुत करीब मौजूद जानते हैं, है। चार्ट अकाउंटेंट भी हैं, देखिए और आप इन चीज़ों को काफ़ी करीब से देखते हैं। पोटेंशियल है मुल्क में? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। आई थिंक सो कि अभी हमारी इकोनॉमी का जो डिक्लेयर्ड वर्जन है
आई वुड से दैट इज़ ओनली बिलो 40%। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक XYZ पर्सन, अगर मैं उसको ये कहूँ कि वो सिर्फ 40% डिक्लेयर कर, हम्म। ठीक है, डिक्लेयर्ड वर्जन हमारा अभी भी 40% से एक्सीड नहीं किया। सो देर इज़ अ बिग गैप, जिसको आप कह सकते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। सो हमें ज़रूरत है इस वक्त उसको डॉक्यूमेंट करने की, उसको टैक्स के कौमी धारे में लाने की। जैसा आपको उसके हुकूमत ने लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, प्राइवेट सेक्टर को रिलीफ भी दिया, वो एक दफ़ा चलना शुरू हो गया था। अब क्या सूरत हाल, अब ऐसे सूरत हाल में जो मौजूदा हालात में अब कहाँ कौन सा सेक्टर है जो ऐसा जो अब देखिए, तरक्की की तरफ हो, मैं आपको एक चीज़ फ़रोग़ की बताता तरफ चलूँ। हो, बूम मिल रहा हो जिसको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान इकोनॉमी में रियल एस्टेट एक बड़ा एक ब्लैक मनी का या ब्लैक मनी को लगाने का एक ज़रिया ब्लैक था। मनी का एक गेटवे है। जी, जी। द थिंग इज़ कि जिस वक्त इसको इंडस्ट्री का ज़रिया दिया गया, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, उस वक्त उसकी ज़रूरत थी। उसकी रीज़न ये है कि इकोनॉमी वाज स्लो डाउन, देयर वाज कोविड। तो इसको एक पुश देने के लिए, ताकि वो तमाम लोग जो डेली बेसिस पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं, उनका एक रोज़गार चल सके, प्रोजेक्ट्स आगे चल सके। बट अब ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है। अब इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करें। अब वो स्टेज आ गई है कि हमें अपनी इंटरनल जीडीपीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी इनको लिस्ट डाउन करना चाहिए कि हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, हम कौन से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं। देयर शुड बी अ कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है। और जब तक ये कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम नहीं करेंगे ओवर द 15 ईयर्स 20 ईयर्स स्पैम, आप मुझे जस्ट ये बता दें कि ये मेरे सामने एक एफबीआर की रिपोर्ट पड़ी है, जो भी उन्होंने 2023-24 और उसके नेक्स्ट आगे रेवेन्यू फोरकास्ट के लिए। इसमें मुझे कहीं भी 20 साला प्रोग्राम या 50 साला प्रोग्राम नज़र नहीं आता, 10 साल जिसमें अब नहीं नज़र आता होगा। जिसमें ये चेंजेस करेंगे इकोनॉमी के अंदर, और उस तरह से मेजर्स लेंगे कि हम अपनी लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग को इन्हेंस कर सकें। माशवा इसके कि ये स्मेडा लेवल पे या दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं उस लेवल पे ये कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें छोटे कारोबार को तश्कील दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। बट दैट स्मॉल स्केल बिजनेस अच्छा। इज रियली अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी, जो कि इंडस्ट्री का इनपुट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, अब वैसे आसिम साहब, जब निज़ाम का मुनसफ़ाना होने का हम दावा करते हैं, उसका हम जब सर्वे करते हैं तो टैक्स तो का पैसा तो लिया जाता है अमीर से, इसलिए ताकि वो गरीब पर लगाया जाए, जो निचला तबका है वो ऊपर आ सके, जो गरीब है भूखा है उसको वो इस काबिल हो जाए, अपना पाँव पे खड़ा हो जाए। यही टैक्स का पैसा लेने का मकसद होता है ना। लेकिन फिर हम कहाँ तक इस सिस्टम से इंसाफ करते हैं कि आज हम डायरेक्ट टैक्स लेने के बजाय इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बहसियत कौम शॉर्टकट्स के आदी हैं, जी, जी। और हम लोग लॉन्ग रन में प्लान नहीं करते। और देखिए, व्हेन यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। जी, जी। तो ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ओवरऑल कंट्री लेवल पे एक लॉन्ग रन प्लानिंग के साथ, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी ज़रूरी है मौजूदा हालात की तनाजुर में, कि अभी इस कंटीजेंसी से बाहर कैसे आना है। इस वक्त मुल्क एक कंटीजेंसी की स्टेट में है। ये तो 75 साल से हम सुनते आ रहे हैं, छोटे से हम सुनते थे आए, बट मुल्क कंडीशन नॉट हालात दिस काइंड ऑफ कंडीशन बहुत सिचुएशन, खतरनाक है, यू नेवर फेस आज दिस काइंड ऑफ बहुत खतरे में सिचुएशन। है इकॉनमी हमारी, ये तो सुनते आए हैं आसिम देखिए, साहब। इस वक्त जो सिचुएशन है वो पहले कभी भी नहीं थी। हम लोग जिस फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त इंगेज हुए हैं, उस तरह की पहले पहले कभी भी नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारी इकोनॉमी को। ओबियसली देखिए, अकेला एफबीआर की ज़िम्मेदारी नहीं है, टैक्स कर जो इंसाफ का निज़ाम है उसकी भी ज़िम्मेदारी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी ज़िम्मेदारी है। तो ये सब मिल के इकोनॉमी के बिजनेस सेक्टर को अच्छा, इम्प्रूव वज़ीर करते हैं। ख़जाना सागदार साहब हैं, इनके आने से कोई विद होल्डिंग के टैक्सेस में इजाफा होगा देखिए, या मैं इसको ये नहीं कह सकता कि इसका इम्पैक्ट विद होल्डिंग पे आएगा। आई थिंक सो। डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, ये तो अब आइंदा बजट के अंदर इनकी एक अप्रोच नज़र आएगी। अच्छा, अभी अब फॉर द टाइमिंग इनका इस वक्त फोकस जो है वो मुल्क के अंदर जो टैक्स की इस्लाहात है उसके साथ साथ इनका फोकस सिर्फ पॉलिसी मैटर्स टारगेट पे पूरे है, हैं, पॉलिसी टारगेट। मैटर्स पे है। जी, जी। पॉलिसी अभी एटलीस्ट तक कोई नज़र नहीं आ रही आई है वुड आसिम से, साहब। देखिए अभी कल उन्होंने चार्ज लिया है, आई वुड से कि कम देखिए, क्रिकेट के मामलात को क्रिकेटर ही ज़्यादा बेहतर समझ सकता है। एटलीस्ट उनकी फील्ड यही है, ही इज़ अ CA, ही नोज़ वेल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छा जानते हैं, बजाय इसके एक अच्छा आसिम नॉन साहब, फील्ड वैसे बंदा। आखिर में छोटा सा एक मुझे डायरेक्ट टैक्सेस को फोकस करने के लिए
क्या हुकूमत को और एफबीआई को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि जो लोग अपनी इनकम पे टैक्स नहीं दे रहे वो नेट में आ सके? देखें, मैं आपको छोटी सी बात एग्जांपल के तौर पे बताता चलूँ जी जी। कि वेरी रिसेंटली मैंने एक टैक्स पेयर का एक लेटर दिखा। उसमें यूके एम्बेसी ने उनका वीज़ा रिजेक्ट किया, और उसमें ये था कि यूके एम्बेसी ने एनालिसिस ऑफ डाटा की बेस पे उनको बताया कि आपने अपने डिक्लेयर्ड वर्जन ऑफ टैक्स रिटर्न में 4 लाख इनकम डिक्लेयर की है, वेयर एज we came to know from the reliable resources, from scrutiny of different data we gathered through our resources, जो उन्होंने नादरा से लिया, जो डिफरेंट सोर्सेज से, सो वी केम टू नो कि आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम ये है। अच्छा, ये So that एम्बेसी is- ने उनको बता दिया? एग्जैक्टली। अब मैं इससे बात जो आपको बताऊंगा आप ज़रा सुन लीजिएगा। देखिए, अगर एक गैर मुल्की एम्बेसी के पास इतना डेटा मौजूद है सो एफबीआर के पास क्यों नहीं हो सकता? डेटा डोंट लाई। सो हमारे यहाँ इस वक्त ज़रूरत है डेटा एनालिसिस की। उसकी बेस पे आप एक पॉलिसी डिवाइस कीजिए, डाटा कलेक्ट कीजिए नादरा डिफरेंट सोर्सेज से। बेहतरीन सोर्स है आपके पास। एग्जैक्टली, नादरा बेहतरीन रिसोर्स है। आपका मोबाइल फ़ोन, आपका मोबाइल नंबर, अब और देखो ना, हैकर ने different types पूरे के। प्राइम मिनिस्टर हाउस की वीडियो को हैक कर लिया। यह टेक्नोलॉजी तो है ना। So that is देखो ना, actually ये some बगैर sort कैमरे of लगाए, unethical। बगैर हालात लगाए, वो हैकर ने बता दिया जनाब ये, अब मैंने कोई ऐसे हालात नहीं लगाए। वो अगर हैक कर सकते हैं तो टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, कर तो By the सकते way, हैं ना। I'm not supporting that. That is actually some sort of unethical thing। जी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो अगर एक्चुअल डाटा गैदर करके उसको प्रॉपर डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिकल टूल्स इम्प्लीमेंट करें, आईटी को इम्प्लीमेंट करें, उसकी बेस पे एनालिसिस करके एक्चुअल टैक्स बेस डिटरमिन करें और टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ और फिर टैक्स इम्पोज करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेस की जो है बेस है उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली दुनिया ऑटोमेशन पे चली गई है, हम लोग अभी तक मैनुअल प्रोसेसेस में फंसे हुए हैं। हमें वी आर गोइंग automation टुवर्ड पे दैट जाने की स्टेज, जरूरत वी आर गोइंग टुवर्ड दैट स्टेज, बट विद वेरी स्लो पेस। बहुत शुक्रिया आसम साहब, आपने हमें टाइम दिया।